Yes, we are going to study about the pharmacokinetics of the penicillin. जिसमें हम लोग देखेंगे जितना भी हम लोग पेनिसिलिन जैसे पढ़े हैं कि जैसे जो नेचुरल पेनिसिलिन है, चाहे शॉर्ट स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है, और जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है, और जो हम लोग पढ़ेंगे वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है, हम सब का कॉमन हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स कैसा, उसका कैसे वो हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे वो मेटाबोलाइज होता है, एंड लास्ट हाउ इट कैन एक्सक्रीटेड थ्रू आउट द बॉडी। एंड इसमें क्या देखेंगे और चीज़ कि जो जब ये मतलब मान लीजिए कि हम लोग पढ़े थे इसके पहले पेनिसिलिन जी के बारे में, वो नैरो स्पेक्ट्रम था, और जब हम उसको ओरली अगर मतलब इनटेक करते हैं तो वो एसिड लेवाइल, मतलब एसिड के प्रेजेंस में वो क्या हो जा रहा है, उसका जो बीटा लैक्टम रिंग्स जो है वो ब्रेक कर रहा है, और वो वाटर से रिएक्ट करके उस जब वो ब्रेक करेगा तो उस जो ड्रग्स की जो इफिकेसी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, तो वो जो ड्रग्स है अच्छी तरह से हमारे बॉडी में ये वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कुछ ऐसे जो ड्रग्स थे जो कि एसिड लेवाइल जो ओरली इनटेक हम लोग अगर करते थे तो वो क्या था कि जब ओरल इनटेक कर रहे हैं तो वो जो एसिड नॉर्मली क्या है, एसिड रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली ये क्या है कि जब हमारे जैसे मान लीजिए वो स्टोमक में जा रहे हैं, जब भी ओरल इनटेक कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है ना कि वहाँ से, लेकिन उस ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन की अगर बात करते हैं, हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, उस पेनिसिलिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन के चलते क्या हो रहा है कि ये जो नॉर्मली हमारे मतलब गट में क्या होता है कि प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल फ्लोरा, और जैसे कुछ बैक्टीरिया जो हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं वो नॉर्मली हार्मफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब वो वहाँ पे जैसे ये इनकम्प्लीट जब एब्जॉर्प्शन हुआ है तो वो पहुँचे हैं इंटेस्टाइनल फ्लोरा के पास। इट रीच टू व्हाट? इंटेस्टाइनल फ्लोरा। और उसको क्या करते हैं, वो नॉर्मली उसका जो फंक्शन है, वो जो कार्य करते हैं उनको ये हैम्पर करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, उनको अफेक्ट करेंगे तो ये उनके लिए हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम कैसे कि स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस का डेवलपमेंट होता है ये इसी के चलते, ठीक है। फिर आगे कुछ ऐसे जो ड्रग्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम जैसे कि ये पेनिसिलिन है कोई, और उसको हम फूड के साथ ले रहे हैं, अगर हम फूड के साथ अगर वो पेनिसिलिन को ले रहे हैं, और कौन सा पेनिसिलिन, नॉर्मली हम लोग बात करें पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन की बात करें, ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको फूड के साथ ले रहे हैं तो इनका जो है एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर दे रहा है। कारण क्या है कि एब्जॉर्प्शन डिक्रीज का कारण क्या है कि जब वो मतलब स्टोमक में पहुंचेगा तो इसके चलते क्या हो जाएगा, फूड के चलते जो गैस्ट्रिक जो एम्पटिंग है वो क्या हो जाएगा, वो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। जब गैस्ट्रिक एम्पटिंग का टाइम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो गैस्ट्रिक फूड के चलते एम्पटिंग का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब वो जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है अब वो ज़्यादा देर तक स्टोमक में रहेगा। अब जितना ज़्यादा देर तक स्टोमक में रहेगा तो उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा कि वो एसिडिक मीडियम में वो क्या हो, मतलब एसिडिक से मीडियम उसको ज़्यादा देर तक मिलेगा, और उस एसिडिक मीडियम के चलते मतलब हम जानते हैं वो एसिडिटी के चलते क्या होगा कि वो जो बीटा लैक्टम रिंग्स है उसका वो टूटेगा, और उसके चलते क्या होगा कि फिर वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और उसका फंक्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्या हो गया, टाइम इंक्रीज हो गया, जिसके चलते एसिड अब उस पर वर्क पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन पे ज़्यादा वर्क करेगा और उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। और उसके ब्रेक के चलते क्या होगा, चाहे ब्रेक करेगा चाहे इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करेगा और उस ड्रग्स की जो इफिकेसी है वो कम कर देगा। इसलिए हम लोग जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन की अगर बात करते हैं वो नॉर्मली रिकमेंडेशन ये होता है कि आप उसको एम्प्टी स्टोमक में ले, खाली पेट इसको हम लेते हैं, एम्प्टी स्टोमक में हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ये मतलब ये जो ड्रग्स है
एकदम वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हमारे बॉडी में पूरी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, इसको हम कह सकते हैं वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। और यहीं तक नहीं, मान लीजिए बहुत सारी जो दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती हैं, हम देखते हैं कि जो प्लेसेंटा जैसे मान लीजिए ये इसमें बेबी है और मान लीजिए ये प्लेसेंटा है, ठीक है, तो बहुत ऐसी जो दवा है, ठीक है, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, लेकिन पेनिसिलिन है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्या है कि ये नॉर्मली जो है इसको क्रॉस कर जाती है, मतलब जो आपका प्लेसेंटल बैरियर जो है उसको ये क्रॉस कर जाती है, पेनिसिलिन। लेकिन इसके बाद भी कोई इसका निगेटिव इफेक्ट शो नहीं करता है, मतलब क्या है, टीरेटोजेनिक इफेक्ट ये शो नहीं करता है, ठीक है। अच्छी बात है कि जब भी हम लोग क्या, मान लीजिए अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है और जैसे कि मिल्क, जैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है, उसमें हम ये प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, नॉर्मली जो हम बात करते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर चाहे बोन में नॉर्मली ये इंटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर वही बोन जो है अगर इन्फ्लैम्ड हो गया, चाहे अगर बोन इन्फ्लैम्ड हो गया, चाहे जो मेनिंजेज है, ठीक है, तो मेनिंजेज अगर इन्फ्लैम्ड है तो उसमें वो इजीली क्रॉस कर सकता है, वैसे ये क्रॉस जल्दी नहीं करता। नॉर्मल है, मतलब जो बोन है हेल्दी है और जो मेनिंजेज वो भी हेल्दी है, तो नॉर्मली इस दोनों को ये क्रॉस नहीं करता है। लेकिन मान लीजिए ये जो बोन है ये हेल्दी है और ये मान लीजिए मेनिंजेज है तो ये भी हेल्दी है। तो नॉर्मल हेल्दी में क्या होता है कि ये इसको क्रॉस, अगर हेल्दी है ये भी हेल्दी है तो हेल्दी में ये इसको क्रॉस नहीं करता है। लेकिन जब बात आती है कि मान लीजिए ये क्या हो गया, इन्फ्लेम्ड हो गया, और मेनिंजेज भी क्या हो गया, इन्फ्लेम्ड हो गया, तो अब इन्फ्लेम्ड के चलते, इन्फ्लामेशन के चलते क्या होता है कि यहाँ पे इस दोनों में क्या होती है, इसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, पेनिसिलिन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, और तब ये क्या हो जाता है, अब उसमें एंट्री कर जाएगा और वो अपना इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि मान लीजिए, इसलिए हम पेनिसिलिन जी जो होता है उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए, मतलब मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन के लिए जब हम बात करते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए हम पेनिसिलिन जी देते हैं। क्यों? नॉर्मली पहले तो पेनिसिलिन वो एंट्री नहीं करता, लेकिन जब इन्फ्लैम्ड हुआ तो वो एंट्री कर सकता है, क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है, इसके दौरान, ठीक है। बोन में भी ये एंट्री करेगा कब, जब वो इन्फ्लैम्ड होगा तब। अगला बात करते हैं, जब वो मेटाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं तो इसकी जो मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, सिर्फ एक लाइन हमें याद रख लेना है कि ये जो है होस्ट मेटाबॉलिज्म, अगर होस्ट की बात करें तो उसके मेटाबॉलिज्म इनसिग्निफिकेंट है, मतलब इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट ये अपना नहीं करता है। सिंपल एक लाइन लिख देते हैं, होस्ट मेटाबॉलिज्म इज व्हाट, इनसिग्निफिकेंट, नॉर्मली इनसिग्निफिकेंट होता है ये, ठीक है। अब बात आते हैं लास्ट में एक्सक्रीशन के ऊपर। जब एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो ये नॉर्मली जो हमारे बॉडी से जब वो अपना फंक्शन कर लिया, चाहे एक्सेस हो गया, तो वो एक्सक्रीट जो होता है वो होता है दो प्रोसेस, या ट्यूबुलर सिक्रीशन या बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दो चीज़ होता है इसका, ठीक। लेकिन कुछ जैसे मान लीजिए कि अगर रीनल फंक्शन जो है इम्पेयर्ड हो चुका है, रीनल जैसे मान लीजिए कि पूरी तरह से जो किडनी है, चाहे जो ट्यूब्यूल्स है वो इन्फ्लेम्ड है, चाहे वो डैमेज हो चुका है, तो उसमें क्या है ना कि हमको ना जब ये ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, चाहे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा जब निकलेगा, तो हम जब भी उसमें अगर हम एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन जब देंगे, ठीक है, तो पेनिसिलिन जब देंगे तो उसमें हमको डोज एडजस्टमेंट कराना जरूरी होता है।
अगर ये अगर मान लीजिए कि ट्यूबुलर से ये पास होता है, अगर ये क्या हो गया, रीनल ट्यूबुलर फंक्शन इम्पेयरमेंट हो गया, ऐसे बात करें रीनल ट्यूबुलर फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो गया, तो इसमें हमें डोज एडजस्टमेंट जरूरी है, डोज का एडजस्टमेंट होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है, इसमें हम याद कर सकते हैं। एक आता है नेफेसिलिन, नेफिसिलिन, और एक हो गया ऑक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन। ये जो 2 ड्रग्स है मतलब एंटीबायोटिक्स है, वो जो मेटाबोलाइज कहाँ होते हैं, ये मेटाबोलाइज होते हैं आपकी लीवर में, ठीक है। तो ये हम लोग मतलब रीनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये सेफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर लीवर अगर डैमेज है तो उसमें हमें ये देना ड्रग्स लाइक नेफिसिलिन और ऑक्सासिलिन, तो वो थोड़ा सा हार्मफुल रहेगा, उसमें हम लोग ये नहीं देंगे, ठीक है। कि और जब बात करते हैं, ये तो हो गया अपना एक्सक्रीशन के बारे में। और इसके पहले वाले जो वीडियो में जैसे आप देखिएगा पेनिसिलिन जी के बारे में जब बताए हैं, कैसे अगर मान लीजिए उसका फंक्शन अगर ज़्यादा समय तक करना है, कैसे वो एक्सक्रीट होता है, कौन कौन से ड्रग्स है जो उसको इंटरफेयर करते हैं उसको बाहर नहीं निकलने से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम बताए थे प्रोवेंसिड के बारे में बताए थे, एस्पिरिन के बारे में बताए थे, ये सब चीज़ आप फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले वीडियो में आप देख सकते हैं पेनिसिलिन जी का, ठीक है, उसमें आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ व्हाट, पेनिसिलिन। सबका एक पढ़ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये सबसे पहले मतलब लगभग 10 से 15% आदमी में ये हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है, ठीक है। क्या शो करता है, हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी किसी पेशेंट में अगर मान लीजिए कि अगर किसी को हमें ये मतलब पेनिसिलिन देना है तो हमें पहले प्रीफर करते हैं कि सबक्यूटेनियस पहले इसका हम जांच करते हैं कि अगर कोई इसमें अगर मान लीजिए कोई रैश तो नहीं बन रहा है, कोई मतलब एडिमा ओडिमा टाइप का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम प्रीफर नहीं करेंगे, मतलब उस पेशेंट में हम पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन है वो हम नहीं देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रहा है। हाइपर सेंसिटिविटी ये जो है नॉर्मली या कि रैश के फॉर्म में हो सकता है, या कि नॉर्मली हम बात करते हैं ये सीवियर फॉर्म में एंजियोएडिमा तक जा सकता है। एंजियोएडिमा, एंजियोएडिमा एक और में साइड इफेक्ट पड़े थे, जैसे कब, जैसे मान लीजिए एसी इनहिबिटर्स जब लेते हैं उसमें भी एंजियोएडिमा का साइन आता है, लेकिन मोस्ट कॉमन उसमें है, ठीक है। यहाँ तो सीवियर केस में हुआ है ऐसे, तब एंजियोएडिमा हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि होगा ही, ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं, ये कभी कभी क्या होता है, ये डायरिया भी कर देता है। डायरिया क्यों करेगा, कि मान लीजिए कि ये नॉर्मली जो मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन सीन किससे होता है, जब हम एक्सटेंडेड और वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। एक्सटेंडेड और वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जब यूज करते हैं तो उसमें ये डायरिया का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो तो मतलब हर जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को अफेक्ट करता है। तो एस्टोमक मान जो हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसको अगर डैमेज करेगा चाहे, तो वो सब चीज़ क्या, नॉर्मली इन लोग का फंक्शन ये होता है कि बॉडी में उसको मेंटेन करना, लेवल किसी भी चीज़ का जब फंक्शन करना, और अब वो उनका फंक्शन क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग ये डायरिया, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक डायरिया भी कर सकता है। और हम बताए थे कि जब मान लीजिए कि पूरी तरह से ये हमारे जो बॉडी में जा रहा है और ओरल इंटेक कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन अच्छे तरह से नहीं हो पा रहा है। तो जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो वो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा को डैमेज करेगा। तो कभी कल ये क्या साइड इफेक्ट करता है, स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस ये करता है। क्यों, और क्यों, क्योंकि वो डैमेज करता है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल्ट बैक्टीरिया को, और वो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल्ट बैक्टीरिया के स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस हुआ। तो स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस के लिए यहाँ इसका आंसर मतलब एक चीज़ याद करना, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ओरल वैंकोमाइसिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओरल वैंकोमाइसिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरल वैंकोमाइसिन, ठीक है।
नॉर्मली हम लोग वैंकोमाइसिन ओरली नहीं देते हैं, पैरेंटल रूट से देते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा कंडीशन है जैसे सीडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, जहाँ पे हम लोग ओरल फॉर्म में वैंकोमाइसिन को देते हैं। ठीक, अगली जो बात करते हैं, ये ज़्यादा देर तक अगर मान लीजिए कि नॉर्मली ये है ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारे बॉडी में रहता है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो कभी कभी ये क्या होता है, ये नेफ्राइटिस का भी कारण बनता है। ठीक है, तो नेफ्राइटिस का जब कारण, ये मेनली ज़्यादातर एसोसिएटेड होता है मैथिसिलिन के साथ। मैथिसिलिन के साथ ये ज़्यादा एसोसिएशन होता है नेफ्राइटिस के लिए, और वो नॉर्मली क्या कर सकता है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का ये कारण बनेगा। आगे देखते हैं, कभी कल क्या होता है कि ये ना न्यूरोटॉक्सिसिटी भी कर सकता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी कैसे करेगा, ये देख लीजिए कि मान लीजिए ये नॉर्मली जैसे हम लोग यूज करते थे, लॉन्ग एक्टिंग जब बनाए थे पेनिसिलिन जी को, तो उसमें यूज करते प्रोकेन। ठीक है, प्रोकेन पेनिसिलिन जी, तो ये प्रोकेन क्या करता है कि हमारे मतलब ब्रेन में जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा और वो सीजर डेवलप करता है। ऐसे भी बहुत सारा कारण है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए जब ये न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, कैसे ये सीजर डेवलप कराता है। ठीक, सीजर डेवलप किया कब, जैसे मान लीजिए हम इसको इंट्राथीकली दे देते हैं, इंट्राथीकल रूट से देते हैं, या कि इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है कि ये ब्लड में इसका एकदम हाई अमाउंट में अगर हो गया है ब्लड में, तो इसके चलते क्या होगा, जब ब्लड में और इंट्राथिकली अगर दे दिए हैं तो वो इनहिबिट करता है गाबानर्जिक न्यूरॉन को, वो इनहिबिट करता है गाबानर्जिक न्यूरॉन को। जब ये गाबानर्जिक न्यूरॉन इनहिबिट होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादातर आपको सीजर डेवलप करेगा। और इसलिए इस जो ये ड्रग्स होते हैं मेनली वो इपिलेप्टिक पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। इपिलेप्टिक पेशेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन शो करते हैं। कभी कल क्या होता है कि मान लीजिए अगर लॉन्ग टाइम यूज के लिए बहुत ज़्यादा दिन यूज करने के बाद किसी पेशेंट में कोगुलेटिव डिफेक्ट भी दिखता है, मतलब कोगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम यूज में ऐसा होता है, कोगुलेशन, और बहुत में साइटोपिनिया भी दिखता है, साइटोपिनिया दिखता है लॉन्ग यूज में। मान लीजिए अगर इसको मोर देन लगभग 2 वीक्स अगर हम लगातार यूज़ करते हैं, और कौन से ड्रग्स को मेनली ये दिखता है ड्यू टू व्हाट, अगर मान लीजिए डोज बढ़ाती हैं किसका, इंक्रीज डोज ऑफ व्हाट, एक्सटेंडेड और वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के साथ, वाइड स्पेक्ट्रम एंटी चाहे पेनिसिलिन के साथ। ठीक है, तो इसमें ये चांसेस ज़्यादा होता है कि ये चीज़ शो हो। ठीक है, तो ये है टोटल फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में कि कैसे ये हमारे मतलब पेनिसिलिन कैसे अब्जॉर्ब होता है, कैसे इफेक्टेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म उतना मतलब रिलायबल नहीं है, होस्ट मेटाबॉलिज्म इज इनसिग्निफिकेंट, एंड एक्सक्रीशन कैसे होता है, और इसका क्या कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है। Thank you for watching, and please share this video with your friends, and please do like, subscribe, and